हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपको केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, बिहार लाइब्रेरियन और अदर लाइब्रेरियन के जो एग्जाम होने वाले हैं आने वाले समय में, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो 5000 एमसीक्यू सीरीज जो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे चल रहा है उसी का पार्ट है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे। कोर्स जो है वो आपको वहाँ पे ऐप पे जाइएगा तो कुछ कोर्स आपको दिखेंगे, जैसे जिसमें मैराथन कोर्स आपको सबसे टॉप पे दिखेगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस अभी 1281 रुपी है और इसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और थ्योरेटिकल लेक्चर है। टेस्ट सीरीज का अलग से कोर्स है और एमसीक्यू डिस्कशन का भी अलग से कोर्स है। अगर आप इंडिविजुअल सिर्फ यही कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैराथन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दोनों कोर्स, जो ये और ये दोनों है, वो इसी में इंक्लूड रहेगा और थ्योरेटिकल लेक्चर इसमें कवर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी, सीसी और यूडीसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो है केबीएस, एनबीएस और उत्तराखंड और यूजीसी नेट और वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि आने वाले समय में जो आने वाले एग्जाम होंगे केबीएस, एनबीएस का, उसका क्या लेवल रह सकता है और उससे अगर ऊपर जाता है तो हम लोग को कहाँ तक प्रिपरेशन करना चाहिए। ये एक आपका लिमिट तय होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इन डीडीसी। यानी डीडीसी का आपको सेकेंड समरी में जो मेन क्लास नंबर है वो पूछा गया है, यानी डिविजन्स में जो इसका क्लास नंबर है वो पूछा गया है। तो देखिएगा, ये 303 यानी 330 ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो मैंने इस पे डीडीसी में आपको बताया है कि मेन क्लासेस एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, लेकिन केबीएस, एनबीएस के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर, वहाँ पे कुछ देखने को मिला है हमें सेकेंड समरी से भी क्वेश्चंस। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो डीडीसी का मेन क्लास होता है जिसको हम लोग फर्स्ट समरी ऑफ डीडीसी कहते हैं, तो फर्स्ट समरी को हम लोग मेन क्लास कहते हैं और सेकंड समरी को डिवीजन कहते हैं जो 100 होता है, और थर्ड समरी ऑफ डीडीसी को हम लोग 1000 सेक्शंस कहते हैं। तो डिवीजन, सेक्शंस और मेन क्लास, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें मेन क्लासेस आपका जो 10 है डीडीसी के अंदर, वो तो आपको याद करना ही है। मैंने प्रीवियस लेक्चर जब एमसीक्यू डिस्कस करता कई बार डिस्कस किया हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं करूंगा वो चीज बार बार रिपीट। और जो आपको डिवीजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सेकंड समरी ऑफ डीडीसी से, वहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं एक आपको जनरलाइज टर्म में। मैं इसमें डीडीसी में और उसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ एक दिन में अपलोड कर दूंगा। तो ये जो डीडीसी का जो सेकंड समरी है उसमें आपको सभी 100 जो समरी है उसको याद नहीं करना है। सेकंड समरी में 100 जो है उसको आपको डिजिट को याद कीजिएगा, आप याद नहीं रहेगा वो चीज़ है। तो आपको सिर्फ मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उनको याद करना है। मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, जैसे जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, बोटनी हुआ, फिर से आपको लाइफ साइंस हुआ, इस तरह से लाइफ साइंस, फिर फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ठीक है, बायोलॉजी हुआ। तो ये सब सब्जेक्ट हम लोग बचपन से पढ़ते हैं और ग्रेजुएट तक ये सब सब्जेक्ट रिपीट होते हैं, कई बार आते हैं हमारे जितने भी करिकुलम है हमारे देश का। जितने भी आप देखे होंगे कि जैसे ग्रेजुएशन कोई कर रहा है या 12th 10th, तो ये सब सब्जेक्ट जितने भी आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इन सब का एटलीस्ट ये सभी सब्जेक्ट जो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ते हैं उनका हमें एटलीस्ट सेकेंड समरी जो दिया हुआ है डीडीसी का वो याद कर लेना है। हमें ज़्यादा याद नहीं करना है, वहीं 10-15 होंगे डीडीसी के सेकंड समरी से, वहीं 10-15 याद करने हैं। तो उसका मैं लिस्ट आपको दे दूंगा कि कौन कौन से याद करने हैं। मैंने हालांकि लिस्ट बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, लेकिन वो मैंने अभी दिया नहीं है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। इसमें नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। सेकंड क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द रंगनाथन द आइडेंटिफाई ऑफ विच बेसिक कैटेगरी द मोस्ट डिफिकल्ट। यानी रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान कठिन है। तो देखिए, 5 फंडामेंटल कैटेगरी जब हम लोग पढ़ते हैं
तो उस 5 फंडामेंटल कैटेगरी जो रंगनाथन जी ने दिया है कंसेप्ट, जैसे आपको पता होगा PMEST, ये जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी होता है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से ऐसे कैटेगरीज है जिसको फाइंड आउट करना, जिसकी पहचान करना हमें डिफिकल्टीज होती है, तो वो होती है पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी हम लोग इसीलिए पहले फाइंड नहीं करते हैं, हम लोग पता नहीं लगाते हैं। कोई भी टाइटल दिया होता है तो सबसे पहले हम लोग टाइम का पता लगाते हैं, उसके बाद स्पेस, जगह का, यानी स्पेस जैसे दिल्ली, मुंबई ऐसे जगह लिखा रहता है, इंडिया या नेपाल इस तरह से। टाइम में मतलब कि आपको ईयर लिखा रहेगा। उसके बाद एनर्जी मतलब ऐसी चीज होती है जो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, कोई भी चीज उसमें एक्शन आपको दिखता है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं कि जैसे पाश्चुकृत ऑफ मिल्क, तो इसमें मिल्क जो होगा वो मटेरियल होगा, और पाश्चुकृत जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, फिर बहुत क्विकली हम लोग लो टेम्परेचर पे लेके आते हैं। तो ये एक तरह का प्रोसेस है, इसमें एक्शन हो रहा है, तो इसीलिए जो पाश्चुकरण है ये एक तरह का आपका एनर्जी है, और मटेरियल जो है मिल्क है। और उसके बाद ऐसे टाइटल आपको दिखेंगे, जब भी कोई भी टाइटल आपको दिखते हैं, उस टाइटल में टाइम का, स्पेस यानी कि स्थान का, एनर्जी का, मैटर की पहचान करना थोड़ा इजी होता है, और जो बच जाता है उसको हम लोग पर्सनालिटी मान लेते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी कई बार पहचान में नहीं आता है टाइटल में। तो इसीलिए रंगनाथन जी कहते हैं कि जो मोस्ट डिफिकल्ट जो कैटेगरी है 5 फंडामेंटल कैटेगरी में, वो आपका पर्सनालिटी है। इसका जो PMEST होता है, PMEST, इसका कनेक्टिंग सिंबल होता है। जैसे कि जो पर्सनालिटी होता है उसको हम लोग कोमा से करते हैं, कोमा से इसका कनेक्टिंग सिंबल होता है, और जो मटेरियल होता है वो सेमी कॉलन होता है, एनर्जी को हम लोग कॉलन से करते हैं, और स्पेस जो होता है वो हम लोग डॉट से, और इन्वर्टेड कोमा से टाइम को हम लोग के लिए, मतलब कि ये सभी जो सिंबल है कनेक्टिंग सिंबल, इसका यूज हम लोग करते हैं। देखिए जो फर्स्ट एडिशन ऑफ CC था उसमें हम लोग मतलब कि रंगनाथन जी ने सिर्फ एक ही कनेक्टिंग सिंबल का यूज किया था, वो कोलन यानी एनर्जी वाला, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोलन क्लासिफिकेशन। और ये कोलन से ही कोलन क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का जो मेथड है उसका नाम कोलन पड़ा है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आइडेंटिफाई द डिजिट ऑफ मेन क्लास जूलॉजी एज ए गिवन इन कोलन क्लासिफिकेशन। तो जूलॉजी के लिए आपको कोलन क्लासिफिकेशन बताना है कि कौन सा इसमें जूलॉजी के लिए कौन सा करेक्ट है। तो मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा आपको कोलन क्लासिफिकेशन का सभी मेन क्लासेस के बारे में। मैंने सोचा है कि एक लेक्चर लेके आऊंगा और डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको याद करना है। जैसे देखिए मैंने जो याद किया है, ये कुछ ट्रिक जैसे याद किया था मैं, उसी तरह आपको भी याद कर लेना है। हालांकि जूलॉजी के लिए आपको के का ध्यान रखना, के होगा। मेडिकल आपको ये मेडिसिन के लिए L होता है, और M जो होता है यूजफुल आर्ट्स के लिए होता है, और J जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो हालांकि इसमें मैंने कैसे याद किया था, देखिए जैसे जूलॉजी होता है ना, जू जैसे होता है, जू मतलब कि हम लोग चिड़ियाघर वगैरह का जू कहते हैं, तो वहां पे कू कू की आवाज आती है, तो मतलब के से कू कू, तो जू के ऐसे याद किया था। जैसे ये J का साइन जो है ना, ये J जैसे हल जैसा होता है, जैसे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, किसान जो होते हैं, जैसे पहले हल जो होता था कुछ ऐसे ही होता था, तो ये हल जैसा ही ये सिंबल होता है। तो हल किस में यूज होता है, एग्रीकल्चर में होता है, तो ये एग्रीकल्चर से हो गया। मेडिसिन जो होता है, मेडिसिन L होता है, और यूजफुल आर्ट्स M होता है। उसी तरह से जैसे कि B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, तो ये जितने भी वर्ड होते हैं इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा कि कौन सा मतलब लेटर जो होता है किस सब्जेक्ट के लिए मेन क्लासेस का काम करता है CC के अंदर। तो ये सभी मतलब कि ये आपको याद करना ही है। मतलब कोलन क्लासिफिकेशन में जो भी ABCDEFGHIJKL मतलब Z तक है, आपको ये सब याद करना है। मैं स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का बाउंडेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन व्हिच क्लासिफिकेशन स्कीम 0 इज द ओनली इंडिकेटर डिजिट। मतलब किस क्लासिफिकेशन में 0 जो होता है इंडिकेटर डिजिट के तौर पे काम करता है, यानी किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य केवल सूचकांक है। तो देखिए जो DDC होता है उसमें 0 जो होता है वो इंडिकेटर डिजिट का काम करता है, ये बस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले लेक्चर में ये सब के बारे में ईयर वगैरह के बारे में बताया कि DDC 76 में आया, और CC 1933 में पब्लिश हुआ था, UDC 1905 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। तो इन सब का ईयर और किसने, जैसे UDC जैसे यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो था वो आपको पता होगा।
पॉल आउटलेट और ला हेनरी फॉन्टेन ने किया था। और ये डीडीसी का मेलविल डेवी और सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन को रंगनाथन जी ने डेवलप किया था। तो ये सभी क्लासिफिकेशन पद्धति है। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में इस सब के ईयर के बारे में डिस्कस किया, इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सीसी इज द, यानी आपसे पूछा गया है सीसी जो है वो किस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये एनालिटिकल क्लासिफिकेशन है, सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है, एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है। तो ये आपका उत्तराखंड लाइब्रेरियन का क्वेश्चन है। तो इसमें सिंथेटिक मतलब एनालिटिकल सिंथेटिक क्लासिफिकेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, इज यानी सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ मेनी कनेक्टिंग सिंबल हैव बीन यूज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन में सिर्फ 1 सिंबल यूज हुआ था और 1 कनेक्टिंग सिंबल यूज हुआ था और 1 कनेक्टिंग सिंबल जो था वो कोलन था, जो कि एनर्जी के लिए आज डिनोट होता है PMEST में, PMEST। तो इसी कोलन का यूज हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था कोलन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, Z40J5 रिलेशन बिटवीन टॉर एंड द क्राइम इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये आपका एक कॉल नंबर दिया गया है, एक आर्टिफिशियल नंबर दिया गया है जो कि जिसको हम लोग कॉल नंबर बोलते हैं। तो कॉल नंबर दिया गया और टॉर्ट एंड क्राइम के मध्य रिलेशन का उदाहरण बताना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो आपका दिया गया है आपका कॉल नंबर, इस कॉल नंबर को देख के आप बताइए कि ये इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन है इसमें, या इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन है, या इंट्रा एरे फेज रिलेशन है, या कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस किया था कि 3 तरह का फेज रिलेशन हमने पढ़ा है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। और इसमें भी हम लोगों ने 5 कंडीशन देखा था, और उसमें जैसे जर्नल रिलेशन देखा था, बायस देखा था, कंपेरिजन देखा था, डिफरेंस देखा था, इन्फ्लुएंस देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंटरफेस रिलेशन में जो शुरुआत होती है वो जैसे ABCD और EF ना होकर G होती है। तो इस तरह से हमने रिलेशन देखा था। तो हमने देखा था जब भी जर्नल रिलेशन बनता है इंटर फेज सब्जेक्ट फेज रिलेशन में, तो ए से हम डिफाइन करते हैं। मतलब इंटर सब्जेक्ट के लिए जो हम लोग मतलब कि जो फेज रिलेशन होता है, जैसे इंटर फेज रिलेशन, इनके नेचर हैं, 5 टाइप के नेचर होते हैं। जैसे एक होता है जर्नल, तो जर्नल ए के लिए यूज होता है, बायस B के लिए होता है, C कंपेरिजन के लिए, D डिफरेंस के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए G। तो ये इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे J यूज हुआ है, ABCD और G कोई भी यूज हुआ होता तो इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन यहाँ पे होता। लेकिन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की इंट्राफेसेट की, तो इंट्राफेसेट होता है JKMNR। तो JKMNR होता है। तो इसमें देखिएगा JKMNR में ये होता है इंट्राफेसेट फेज रिलेशन। तो यहाँ पे इंट्राफेसेट फेज रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए J जो होता है जर्नल रिलेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिएगा J यूज हुआ है, इसका मतलब इंट्राफेसेट फेज रिलेशन यहाँ पे हुआ है। अगर ये चीजें अगर TUVWY में कुछ होता, ये वाले वर्ड में कोई होता यहाँ पे यूज J के जगह, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंट्रा एरे फेज रिलेशन यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंट्राफेसेट फेज रिलेशन है, 2 सब्जेक्ट के जो बीच में रिलेशन बताया गया है, तो यहाँ पे इंट्राफेसेट फेज रिलेशन यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो B है इसका करेक्ट आंसर होगा। सीसी के अंदर Z जो होता है वो लॉ से रिलेटेड है, और जो 05 ये जो 40 यूज हुआ है वो टॉर के लिए यूज होता है, 5 जो हुआ है यूज क्राइम के लिए होता है, और J जो है वो आपका इंट्राफेसेट फेज रिलेशन के लिए यूज हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल होगा, यानी कि इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर मान लीजिए ये ABCD आपको याद होता तो इसमें हमें कॉल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ हमारा फेज रिलेशन के जो कीवर्ड है यानी ABCDEFCDG है, इसी से हम लोग को क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके अलावा जिनको फेसेट के बारे में नॉलेज है वो क्राइम और टॉर को भी देखकर ये बता सकते थे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो है नहीं, इनके बीच रिलेशन है। अगर रिलेशन है इनके दोनों के बीच में तो ये बेसिक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इससे भी आप पता लगा सकते थे कि ये आपका इंट्राफेसेट फेज रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन, यानी इनकी उद्भव मतलब कि जो इनकी डेवलपमेंट हुई उनका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट जो था DDC की हुई थी। आप जान जाइए कोई भी क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाए इसमें, जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें
ये 1876 में ही आया था। और सबसे लास्ट में आया था सीसी, तो सीसी जो था 1933 में आया था। तो इससे आपको अगर बीच वाला कुछ भी याद नहीं था तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं था, आप डीडीसी फर्स्ट रखते, सीसी लास्ट में देखते तो देखते कि ऑप्शन नंबर डी में ही करेक्ट आंसर है। तो कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि आपको अपने थोड़ा सा माइंड लगाना होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपको बीच वाला का ईयर ना पता हो तब भी आपको ऑप्शन से उसको छांट कर थोड़ा सा रिस्क भी लेना होता है कई बार। तो आप इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा। अगर आप सही आ रहे हैं प्रैक्टिस में घर पे तो वो चीज़ें एग्जाम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये इनका ईयर था मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कनेक्टिंग सिंबल हैज बीन यूज फॉर द पर्सनालिटी एस्पेक्ट इन सीसी, यानी पर्सनालिटी के लिए कौन सा कनेक्टिंग सिंबल यूज होता है कोलन क्लासिफिकेशन का अंदर। तो आपको बता दूं मैं, कोमा का यूज होता है पर्सनालिटी के लिए, सेमी कोलन का होता है मैटर के लिए, डॉट होता है स्पेस के लिए, कोलन होता है एनर्जी के लिए और एक इन्वर्टेड कोमा होता है टाइम के लिए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप। अगर आपने थ्योरेटिकल लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पीएमईएसटी पे बेस्ट थ्योरेटिकल लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसको बताकर और कॉल नंबर निकाल कर दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, और वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का होता है, अकॉर्डिंग टू whom the class number of the book is a translation of the specific subject into the artificial language of the ordinal number, यानी किनके अनुसार वर्गणांक एक पुस्तक का विषय का क्रमिक अंक का एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। यानी मतलब ये कहना है कि कौन से व्यक्ति ऐसा कहा था कि जो क्लास नंबर होता है एक बुक का स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का, हम लोग उस सब्जेक्ट को एक हम लोग आर्टिफिशियल नंबर दे देते हैं। इस बात को आपको जनरली पूछा गया है, तो इसे रंगनाथन जी ने ये बात बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज फुली इनुमरेटिव। इनुमरेटिव मतलब होता है निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से गुणात्मक है। इनुमरेटिव मतलब होता है ऐसा क्लासिफिकेशन स्कीम जिसमें हमें इनुमरेटिव मतलब कि एक नंबर दिया हुआ है उसको हूबहू उठा के हमें यूज कर लेना है। देखिए जब आप सीसी के अंदर जब कॉल नंबर आप लिखते हैं, कभी भी क्लासिफिकेशन आप करते हैं और कॉल नंबर सीसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि बहुत सारे चीज़ों को आपको कनेक्टिंग सिंबल का यूज करना होता है, फिर आपको फेसेट मतलब कि फेज रिलेशन को देखना होता है। तो एक तरह से आप एनालिसिस करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग इनोवेटिव टाइप नहीं कहते हैं। और डीडीसी को ऑलमोस्ट इनोवेटिव कहते हैं। ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ हमें नंबर का यूज करना है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेना है और वो कॉल नंबर निकल के आ जाता है। तो ऑलमोस्ट इनोवेटिव है, सिर्फ नंबर है। लेकिन आप सीसी के अंदर रहेंगे तो ABCD 0 फेज रिलेशन फेसेट वगैरह सब कुछ देखना होता है। तो इसीलिए हम लोग जो सीसी है उसको हम लोग इनोवेटिव नहीं कहते हैं, और उसको हम लोग एनालिटिक सिंथेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम लोग को अपने से एनालिसिस करना होता है टाइटल को देखकर, और उसको सिंथेटिक यानी कि हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है, फिर हमें क्लास नंबर निकालने होते हैं। तो उसके नाम में ही वो चीज़ें छुपी होती है। उसको क्यों हम लोग एनालिटिक को सिंथेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस करना होता है। सिंथेटिक मतलब कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, फिर हमें उसको एक साथ जोड़ना होता है और उसके बाद क्लास नंबर हमें हमारी निकलती है। लेकिन आप जब डीडीसी यूज करते हैं तो डीडीसी में आप देखेंगे कि डीडीसी का जो सिर्फ नंबर है ना 3 डिजिट का, उसी का हम लोग का यूटिलाइज करना होता है और बहुत कम दिमाग लगाना होता है। मतलब कि ये सिर्फ मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है, सिर्फ हमें देखना आना चाहिए डीडीसी, और उससे हम क्लास कॉल नंबर निकाल लेते हैं। तो उस केस में हम लोग ऑलमोस्ट एनुमरेटिव कहते हैं कि वो एनुमरेटिव है लेकिन ऑलमोस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना ही है। लेकिन कहीं पे ऐसा हो जाए कि हमें सिर्फ नंबर देखना है और उसको छाप देना है, मतलब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तक ना करना हो, तो उस केस को हम लोग कहेंगे फुल्ली इनुमरेटिव। और ऐसे क्लासिफिकेशन कौन सा है ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन फुल्ली इनुमरेटिव होता है और डीडीसी ऑलमोस्ट इनुमरेटिव होता है, और सीसी जो होता है एनालिटिक सिंथेटिक क्लासिफिकेशन होता है। याद रखिएगा, एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन सीसी, और डीडीसी आपका डीडीसी ऑलमोस्ट इनुमरेटिव, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो होता है फुल इनुमरेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा है टेबल 3 ऑफ डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विथ, यानी टेबल 3 के बारे में बात कर रहा है। देखिए मैंने आपको 6 टेबल बताया था, पहले 7 टेबल होते थे, बाद में जो लेटेस्ट एडिशन 23 आया उसमें 6 टेबल है जो कि स्टैंडर्ड है, वही आपको याद रखने हैं। और 6 टेबल को मैंने आपको बताया था कि जैसे ज्योग्राफिकल एरिया आपको टेबल नंबर 2 से है, और
इस तरह से मैंने बताया था कि आपको लगभग जो 6 टेबल है ना, एटलीस्ट उसको तो याद आपको करना ही करना है, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो टेबल नंबर 3 कहता है सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट डज W रिप्रेजेंट इन द क्लास नंबर, यानी 2WM92। यानी इनका कहना है कि जो ये क्लास नंबर एक दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि W इसमें क्या है, हिस्ट्री का है, बायोग्राफी का है, कलेक्शन वर्क का है या पीरियोडिकल्स का है। देखिए, और मैंने आपको पहले भी कराया है कि जब हम लोग एंटीओराइजिंग में देखते हैं तो वहाँ पे ACI में देखते हैं हम लोग एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि N किसके लिए होता है, W किसके लिए होता है, K, P सब के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया हुआ है। देखिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो एटलीस्ट उसको देखिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलिए, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, आगे और दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको सभी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो जो वहाँ पे डिस्कस हुआ है यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था, देखिए हिस्ट्री तो एक मेन क्लासेस है, यानी मेंस आपको मेन क्लासेस के अंदर आता है, तो इसको हम लोग W से लिखते हैं हिस्ट्री को, लेकिन नहीं W को हम लोग पॉलिटिकल साइंस से लिखते हैं और हिस्ट्री को हम लोग V से लिखते हैं। U हमारा ज्योग्राफी होता है CC के अंदर, क्योंकि ये जो क्लास नंबर दिया हुआ है ये एक तरह से मिक्स नोटेशन है, मिक्स नोटेशन का यूज किया गया है, यानी कि इसमें नंबर भी है और ABCD है। तो इतना तो पता है कि ये CC से क्लास नंबर निकाला गया है, यानी जो ये क्लास नंबर है ये आपका कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली निकाला गया है, इतना हमें पता चल गया। अब ये चल गया तो हम लोग देखेंगे कि W और जो M है ये कैपिटल है या स्मॉल है। अगर ये कैपिटल होता, कैपिटल में लिखा होता ये, तो हम लोग को ये पता हो जाता कि ये कैपिटल जो है ये पॉलिटिकल साइंस के लिए, W जो होता है मेन क्लासेस के अंदर पॉलिटिकल साइंस के लिए होता है, और U ज्योग्राफी के लिए होता है, V आपका हिस्ट्री के लिए होता है। लेकिन ये कब होता है, ये कैपिटल में होता है तब, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में है, और स्मॉल में होने के कारण आपसे यहाँ पे सिर्फ W, स्मॉल W की बात कर रहा है। तो इसका मतलब, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका एक ट्रिक भी बताया था, जैसे N होता है, P होता है, स्मॉल है ये सब, W होता है, K होता है, स्मॉल K है ये। तो इनका क्या क्या होता है, तो देखिए हमने बताया था कि जब सीरियल्स होते हैं, वो सीरियल्स नंबर ऑफ मतलब हर मंथ आते हैं, तो सीरियल्स को हम लोग N से लिखते हैं। और P जो होता है यानी पार्टी, P में पार्टी बहुत लोग आते हैं, तो जो कॉन्फ्रेंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए P, यानी कि मतलब कॉन्फ्रेंस जब होता है तो बहुत लोग आते हैं, तो पार्टी जैसा माहौल बन जाता है। ये एक याद करने का तरीका है। W जो होता है कैपिटल, वो पॉलिटिकल साइंस के लिए होता है, और पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना अपना बायोग्राफी बहुत लिखते हैं, इसीलिए जो W है कैपिटल में तो पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस से जो लोग रिलेटेड होते हैं वो अपना बायोग्राफी जरूर लिखते हैं, इसीलिए W जो होता है बायोग्राफी के लिए यूज होता है। हालांकि उसी के लिए नहीं होता है, बस ये याद करने का एक ट्रिक है कि कैसे हम सभी चीज़ों को कनेक्ट कर ले ताकि हमें याद हो जाए, तो ये एक याद करने का तरीका है। तो यहाँ पे W जो होता है बायोग्राफी के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखिएगा, N जो होता है सीरियल्स के लिए होता है, यानी पीरियोडिकल्स के लिए होता है, और P जो होता है वो मतलब कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए होता है, W जो होता है बायोग्राफी के लिए होता है। और भी चीज़ें धीरे धीरे आएगी, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ द फंडामेंटल कैटेगरी मैटर। यानी मैटर का आपसे पूछा गया था, आपको पता है मैटर जो होता है सेमी कॉलन से होता है यूज, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेमी कॉलन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये UKSS में क्वेश्चन पूछा गया है। और मैटर सभी चीज़ों का 5 है, 5 याद करना बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे P भी पूछ दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट जो होता है ACI के अंदर, CC के अंदर, ये P जो कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन है, किसको डिनोट करता है, तो डिनोट करता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए CC के अंदर जब भी आप कोई भी क्लास नंबर बनाते हैं, तो जो क्लास नंबर बनाते हैं वो सब्जेक्ट के टाइटल के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। तो क्या होता है कि कई ऐसे बुक होते हैं जो बायोग्राफी होता है, तो बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो क्या होगा कि आप जब उसका मेन क्लासेस लिखेंगे या कोई भी तो उसका बायोग्राफी के लिए स्पेशल इन्होंने नोटेशन दिया हुआ है। नोटेशन इन द सेंस कि एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट के अंदर उन्होंने P से डिफाइन किया हुआ है। अगर वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, मान लीजिए UN का कोई कॉन्फ्रेंस होता है या यूनेस्को कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है न्यू दिल्ली में, और उसका जो एक कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंट रिलीज की जाती है, और वो डॉक्यूमेंट जो होती है
वो एक तरह से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होती है कि उस साल में क्या डेवलपमेंट होने वाले, आने वाले फ्यूचर में क्या उनका एस्टिमेट है और क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं और क्या डेवलपमेंट करने के लिए वो जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें क्या डेवलपमेंट होंगे। तो उसका टाइटल जो होगा, उस एक जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो अपना लास्ट में अपना डेटा रिलीज करती है, जो अपना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं मैनिफेस्टो जैसा होता है। जैसे कि कोई भी एक तरह से मान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई मान लीजिए यूनेस्को का, तो आपका जो कॉन्फ्रेंस था वो ख़त्म हो गई। जो कॉन्फ्रेंस हुई ख़त्म हो जाने के बाद वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है कि हमारा क्या एम है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है। उसी को अगर हमें कॉल नंबर उसका देना है, निकालना है उस पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट का, तो हम लोग उसको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के अंदर हम लोग निकालेंगे और उसके लिए हम लोग पीडी नोट करेंगे। यही यहाँ पे समझने वाला बात है। बायोग्राफी आप समझते हैं, सीरियल्स मतलब कि जो पीरियडिकल्स होते हैं, जो मंथली या आपका वीकली या बाई मंथली आते हैं या क्वार्टरली ईयरली ऐसे कुछ होते आते हैं, उन सभी को हम लोग सीरियल्स में डालते हैं। और वो सीरियल्स के लिए हम लोग जब कॉल नंबर लिखते हैं तो उसके लिए एन यूज करते हैं। और आपको कॉल नंबर कैसा होता है, ऐसा होता है जो अभी आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ये 2WM92 ये जो होता है, ये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कोलन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में तत्व होते हैं, यानी द एलिमेंट इन द कोलन क्लासिफिकेशन बुक नंबर फार्मूला आर, यानी कि कितने जो कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बुक नंबर निकालते हैं, उसके फार्मूला में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको याद ही होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बुक नंबर में 8 एलिमेंट होते हैं और वो 8 कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। LFY, LFY, उसके बाद ए होता है AVS, उसके बाद आपका CEVN, ये तीनों एक साथ आता है EVN। तो ये सभी ऐसे होता है, ऐसे दिया रहता है। तो ये बुक नंबर का एक तरह का फार्मूला है। तो कभी भी आपसे बुक नंबर का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिकी है, जैसे LFY, ये लाइफ जैसे होता है ना, लाइफ ऐसे याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। LFY और EVS आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, तो EVS को EVS ना करके AVS कर दीजिएगा, AVS। और उसके बाद CE लास्ट में आपका आ जाएगा EVN, EVN यहाँ लिखा हुआ है EVN। और C जैसे कि याद रखिएगा LFY, AVN, AVS, C, EVN। तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट होते हैं बुक नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन है कोलन वर्गीकरण यानी छठे संशोधित संस्करण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए तालिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी द नंबर ऑफ टेबल फॉर बुक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कोलन क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें जो टेबल की बात करता है ना कोलन क्लासिफिकेशन में, ये तो आपको 5 फंडामेंटल कैटेगरी की ही बात करता है। तो 5 होती है जिसमें हम लोग PMEST बोलते हैं, उसी को हम लोग टेबल बोलते हैं CC के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम आइसोलेट इन अ कोलन क्लासिफिकेशन हैज डैश लेवल, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होते हैं, तो 2 स्तर होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो टाइम आइसोलेट होते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में उसमें 2 लेवल होते हैं। जो 2 लेवल जो होते हैं ना, वो एक तो वो आपको सेंचुरी को डिफाइन करते हैं, यानी शताब्दी, जैसे 18वीं सौ 19वीं शताब्दी, तो 19वीं सौ के लिए N हम लोग यूज करते हैं। और जैसे आपको 1940 लिखना है, ठीक है, या आपको 1910 या 9 लिखना है, तो जो फर्स्ट होता है उसमें 9 हम लोग 1 लिख देते हैं, N2 N3 ऐसे लिखते चले जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि 1910 की 1920 ऐसे बात कर रहा है। और एक होता है ऋतु के लिए, ऋतु इन द सेंस की जो ग्रीष्म ऋतु हुआ, बसंत ऋतु हुआ, इसके लिए यूज होता है। जैसे विंटर के लिए और समर के लिए, डे टाइम के लिए, नाइट के लिए। तो इस तरह के 2 तरह के इसमें लेवल होते हैं टाइम के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन which is based on the characteristic of the some book which do not provide a reliable guide about
सब्जेक्ट मैटर, यानी कि वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों के विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है, वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होती है। देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो एक तरह से विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है विषय के प्रति, यानी कि वो सब मोटा मोटी आपको बताती है चीज़ें। एक होता है ना कि विश्वसनीय यानी करेक्ट यानी एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता पाती है कृत्रिम वर्गीकरण में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट होगा। एक केवीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इन विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज प्रोवाइड दैट बोथ माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट आर टू बी अरेंज लिविंग गैप इन अ नोटेशन, यानी वर्गीकरण की किस योजना में यह प्रावधान है कि संकेतन के में अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषय दोनों की व्यवस्था करनी है। यानी कि एक मेन क्लासेस और एक उसका डिवीजन है, तो उनमें दोनों को अगर हम लोग लिख रहे हैं उसका कॉल नंबर, तो उनमें दोनों के बीच में एक गैप छोड़ना है। 21 क्लासिफिकेशन के अंदर है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है या डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, इस तरह से ऑप्शन है। तो देखिए, जब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का आप कॉल नंबर लिखते हैं तो 3 डिजिट आप लिखते हैं मान लीजिए, फिर एक 1 डिजिट का एक गैप देते हैं, फिर 3 डिजिट लिखते हैं। हालांकि 00 नहीं होता है, कुछ और नंबर होगा जो भी कॉल नंबर होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये डैश के बीच में ये भी नहीं लिखते हैं हम लोग, मतलब सिर्फ अगर लिखना हो, अगर कॉल नंबर हमें लिखना हो तो मान लीजिए 500 लिखे हमने, वो 540 ऐसा लिखा, तो इस तरह से लिखेंगे ताकि बीच में ये गैप रहे। तो वही बात है कि एक मेजर सब्जेक्ट है और एक माइनर सब्जेक्ट है उसका, तो उस केस में अगर हम कॉल नंबर लिखेंगे तो दोनों के बीच में एक स्पेस यानी कि लिविंग गैप बीच में छोड़ देंगे। ये किस क्लासिफिकेशन में करते हैं, तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग करते हैं। तो ये था आपका 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए, जो सीसी होता है, हम लोग ने 3-4 लेक्चर लिया हुआ है सीसी के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए हैं, मतलब सीसी, डीडीसी, यूडीसी क्लासिफिकेशन, मेनली क्लासिफिकेशन पे ये थोड़ा सा अपर लेवल था। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें वो भी क्लासिफिकेशन पे ही होगा और उसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल होगा, और इससे ना आपको थोड़ा सा धीरे धीरे एक एडवांस लेवल मिलेगा और आप केवीएस एनवीएस के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट क्लासिफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। यानी डाउट, पेमेंट, हेल्पिंग या कोई बुक में आपको कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।